दमदार ट्रेड में और वीरेंद्र जी रहेंगे आपके साथ शो में। और देखिए फिर से रिकवरी करने की कोशिश निफ्टी में जब हमने शो की शुरुआत की थी तो 120 अंकों से ज़्यादा की गिरावट, अब 77-80 अंक नीचे है। तो यहाँ पर फिर से एक रिकवरी आती हुई। अब यही बड़ा सवाल होगा कि ये रिकवरी कितनी टिकाऊ है, क्योंकि उतार चढ़ाव आज के सेशन में देखने को मिल रहा है वीरेंद्र जी। लेकिन बैंक थोड़ा आज प्रेशर में नजर आ रहे हैं। फ्रेश व्यू अभी का 10 बजे का क्या होगा? देखिए श्रेया, किरदार में जो चीज़ थी ना वो था निफ्टी आज, है ना। आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि देखिए निफ्टी बैंक की एक्सपायरी नहीं है, सारे बंधन तोड़ के वो यहाँ भी जा सकता है वहाँ भी जा सकता है, लेकिन किरदार में जो है ना वो है निफ्टी। देखिए श्रेया, कल भी 22,500 जो सुबह सुबह लो था वो क्या था? वो था पुट राइटर्स का जोन। और आज मोस्ट स्पेशली फॉर दिस एक्सपायरी डे 2 पुट राइटर्स अलाइन थे कल के एक स्मार्ट क्लोज के बाद, 22,800 और 22,700। यानी टेक्निकली आपको अगर एक बाय ऑन डिप्स का ट्रेड करना था जब गिफ्ट निफ्टी बैकफुट पे था, कोई स्ट्रेंथ नहीं थी, दैट वाज बेस 1। आपको एक ट्रेड लेना था लोअर ट्रेजेक्टरीज पे 709 और 760 के आसपास, मेरे ख्याल से मैंने अपने बेस 1 को रखा था, वहां की डिप को बाय कीजिए। समझदार को इशारा काफी है। एक बहुत ही, अगर आप देखें, बेहतरीन ट्रेड आके जा चुका है। मैं आपको लगभग 10-20 के आसपास दिखाऊंगा श्रेया ऑप्शन ट्रेड, बट एक बेहद खूबसूरत ट्रेड आके जा चुका है। अब याद रखिएगा 900 पे थोड़ी बहुत कॉल आइटिंग है, 900 पे थोड़ी बहुत कॉल आइटिंग है, प्लस 938 पे आपका टेंडेमा है, आप समझ लीजिए। यानी अगर अगले 10-20 मिनटों में निफ्टी ने 22,938 को 22 का सेट कर दिया श्रेया, तो एक मूव टुवर्ड्स 23,055 भी पॉसिबल है। लेकिन एक बेहतरीन ट्रेड आके जा चुका है, इसमें कोई दो राय नहीं है, जिससे स्केप्टिकल और डाउटफुल एनवायरनमेंट में हम काम कर रहे हैं। शायद बैंक निफ्टी पर टेम्परेरी नहीं करूंगा क्योंकि ये ऑलरेडी अपने ऑप्शन राइटर्स के जोन से थोड़ा दूर ट्रेड कर रहा है। स्टिक टू निफ्टी बैंक एंड मोस्ट स्पेशली आपके पास एक सपोर्टिव कैंडिडेट है निफ्टी आईटी, निफ्टी मेटल, इसलिए श्रेया। राइट, आईटी और मेटल्स में आज अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है, इसलिए देखिए वेदांता हिंडाल्को 2.5-3% आज के सेशन में आप और वायदा के टॉप गेनर्स में शुमार है। जेपी मॉर्गन के बुलिश रिपोर्ट के बाद, अपग्रेड के बाद, इसके अलावा रियल्टी पैक से प्रेस्टेज, प्रीमियर एनर्जीज और आईटी में विप्रो जैसे काउंटर्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन अब बताते हैं कि 10 के दमदार ट्रेड में होगा क्या। हमारे साथ होंगे प्रकाश गाबर सर और सोमिल मेहता पिछले शो से, और नीलेश जैन और विकास सालुंखे भी अपने टॉप ट्रेड्स लेकर आएंगे। बिग मार्केट वॉइसेस में एमके इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के सीआईओ मनीष संथोलिया जी से बातचीत होगी मार्केट आउटलुक पर। वहीं मार्केट टेक्निकल पर एक्सिस सिक्योरिटीज के राजेश पालवज से बात करेंगे। साथ ही मेरे सहयोगी आशीष बताएंगे आपको कि चौथी तिमाही के अपडेट के बाद जुबलेंट फूड में ये गिरावट क्यों है। तो शुरुआत करते हैं। विकास जी, नीलेश जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बताइए विकास जी, गुड मॉर्निंग टू यू। आपके 2 ट्रेड्स इस वक्त के। गुड मॉर्निंग श्रेया। देखो, ओवरऑल मार्केट का सेटअप मुझे लगता है थोड़ा यहाँ पे वापस पुल बैक रैली देखने मिल सकती है। इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन के आसपास वापस ये ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है। मेरे दोनों भी कॉल बाय साइड के रहेंगे। पहले तो गोदरेज प्रॉपर्टी मुझे स्ट्रांग लग रहा है, डेली चार्ट पे पॉजिटिव डाइवर्जेंस काउंटर में देखने मिला है। और कल के सेशन में और परसों के सेशन में भी हमने देखा है कि अच्छी पुल बैक रैली यहाँ पे देखने मिल रही है। तो 1680 के टारगेट के लिए गोदरेज प्रॉपर्टी को यहाँ पे बाय करना है। 1560 का इंपॉर्टेंट बेस इंट्राडे में भी देखने मिल रहा है, तो 1560 के स्टॉप लॉस लगा के ये इसको बाय किया जा सकता है। और दूसरा मेरा बाय कॉल रहेगा टीसीएस में कल भी एक अच्छी रैली देखने मिली थी। लास्ट वीक में भी पूरे हमने देखा कि एक अच्छी रैली यहाँ पे देखने मिली थी। यहाँ पे एक मुझे लगता है एक अच्छा अपमूव देखने मिल सकता है। 2600 के टारगेट यहाँ पे मुझे लगता है आते हुए देखने मिल सकते हैं। नीचे में जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट अभी 2450 के आसपास देखने मिल रहा है, तो 2450 के स्टॉप लॉस से इसको बाय किया जा सकता है 2600 के टारगेट। ओके, गोदरेज प्रॉपर्टीज और टीसीएस विकास जी के पिक हो गए, दोनों बाय साइड की ट्रेड है। नीलेश जी, गुड मॉर्निंग। आपके 2 ट्रेड्स इस वक्त के। गुड मॉर्निंग श्रेया, गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए खरीदारी पर फोकस है और जिस हिसाब से निफ्टी में लीडरशिप हमें देखने को मिल रही है, उसका जो मेजर रीजन है वो है आईटी स्पेस। और आईटी स्पेस में एक काफी अच्छा रिबाउंड दिख रहे हैं। मेरे ख्याल से जो मोमेंटम है वो यहाँ से कैरी फॉरवर्ड होना चाहिए। आईटी स्पेस पर फोकस करके चलेंगे। एचसीएल टेक्नोलॉजी मेरी ओर से खरीदारी की सलाह होगी। काफी अच्छा बेस फॉर्मेशन यहाँ पे बनता हुआ नजर आ रहा है और स्टॉक यहाँ पर एक शॉर्ट कवरिंग कैंडिडेट भी है, तो यहाँ से एक फॉलोअप पूरी स्तर पर एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं 1480 तक का। तो 1460 कंजर्वेटिव और उसके बाद सेकंड टारगेट 1480 तक का हमें देखने को मिल सकता है। एंड 1400 का यहाँ पर स्टॉप लॉस रखना होगा। 1400 के स्टॉप लॉस से एचसीएल तक इस पर्टिकुलर काउंटर में खरीदारी करने की सलाह होगी। इसके अलावा जो दूसरा स्पेस है वो है मेटल्स।
मेटल में से हिंडाल्को ये पर्टिकुलर काउंटर हमें पसंद आ रहा है, जिस हिसाब से स्टॉक ने काफी अच्छा ब्रेकआउट आज दिया हुआ है और मोमेंटम पिछले कुछ दिनों से लगातार हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, लॉन्ग बिल्डअप भी हो रहे हैं। हिंडाल्को में खरीदारी करने की सलाह होगी 985 के टारगेट के लिए एंड स्टॉप लॉस रखना होगा लगभग 935 का। सो 935 का स्टॉप लॉस रखें, हिंडाल्को में खरीदारी करें। 980 और 1000 तक की अपसाइड भी हमें यहाँ पर देखने को मिल सकती है। ओके, एचसीएल टेक और हिंडाल्को ये दो पिक्स हो गए निवेश की। गाबर सर, इस वक्त के आपके दो ट्रेड्स? मेरा एक मेटल एक आईटी। मेटल में रहेगा वेदांत, 712 के आसपास ट्रेड कर रहा है वेदांता। स्टॉप लगाएंगे करीब 705 का, 7 रुपए का स्टॉप है। टारगेट रहेगा 725 वेदांता। दूसरा है विप्रो, बहुत अच्छी तेजी है, मोमेंटम है, 202 के आसपास ट्रेड कर रहा है। स्टॉप लगाएंगे करीब 200 का, 2 रुपए का स्टॉप है, 250 का। टारगेट होगा 210 का विप्रो। ओके, विप्रो आपका 202 पे ट्रेड है। सौमिल, आपके दो ट्रेड्स इस वक्त के? मेरे दो ट्रेड्स होंगे। पहला होगा एलटीएम लिमिटेड। मुझे लगता है ऑफ कोर्स जैसे पैनल ने भी कहा आईटी स्टॉक्स बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो एलटीएम लिमिटेड मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। एक्सपेंडिंग एंडिंग डायगोनल का ब्रेकआउट ऊपर की तरफ हुआ है, मुझे लगता है इसमें शार्प रिकवरी आ सकती है क्योंकि बहुत शार्प डिक्लाइंस भी देखने मिले हैं। मोमेंटम इंडिकेटर्स में पॉजिटिव डाइवर्जेंस है और यहाँ से एक मुझे लगता है कि जो टारगेट बनता है वो 4600 के आसपास का बनता है। नीचे में एक स्टॉप लॉस लगा है 4220। ये एक रिवर्सल ट्रेड है और ये ब्रेकआउट के बाद में इसे रिकमेंड कर रहा हूँ। दूसरा ट्रेड है भारती एयरटेल। भारती एयरटेल में भी बहुत शार्प डिक्लाइंस देखने मिले हैं। मैं ये एक प्रीएम्प्ट कर रहा हूँ कि यहाँ पे एक हाई टॉप हाई बॉटम बनना शुरू होगा। एक बहुत ही क्रूशियल लेवल से अराउंड 1750 1800 के आसपास वहां से ही बाउंस करना शुरू हुआ है, तो मुझे लगता है ये एक पोर्टफोलियो को बैलेंस करता है। यहाँ पर स्टॉप लॉस रखेंगे 1765 पर और टारगेट रखेंगे 1875। ओके, चलिए तो एक काम करते हैं, यहाँ पे जो शुरुआती चार्ट मेहमानों के 8 ट्रेड्स थे उसका हमने उल्लेख कर चुके हैं। भारतीय एयरटेल डे हाई 1805। अब थोड़ी सी यहाँ पे निवेश इन्वेस्टमेंट अप्रोच पर बातचीत करते हैं और एग्जैक्टली इस अर्निंग सीजन से पहले आपका व्यू मार्केट पे क्या होना चाहिए। अगर आप उसको ठानने की प्रक्रिया में है तो आइए आपको एक व्यू सुनाते हैं। श्री मनोज सिंथोलिया साहब CIO MK इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के जुड़ चुके हैं। मनीष जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। जब लास्ट टाइम आपसे बातचीत हो रही थी तो ये फैक्टर शायद हमारे सामने नहीं था, वॉर। मतलब 28 फरवरी को शुरू हुई इस वॉर ने सब कुछ बदल दिया, है ना। आपकी पूरी अर्निंग्स की जो कैलकुलेशंस थी अर्निंग्स ग्रोथ की उसको बदल दिया। मोटे तौर पे जो ये बात मैं कह रहा हूँ आपके अर्निंग्स की कैलकुलेशंस को बदल दिया। आप इससे कितना सहमत हैं, कितना इम्पैक्ट पड़ा है इस वॉर का, और अगर ये थम भी गई निकट भविष्य में, दिन 2 दिन या हफ्ता में, आपकी रिकवरी साइकिल थोड़ा सा डिले हो गई है क्या? आपका इस पर व्यू क्या है? जी, सो बेसिकली 28 फरवरी के पहले 24,000 का जो निफ्टी का लेवल था वो मेरे हिसाब से बॉटम लेवल समझ में आ रहा था, क्योंकि एवरेज ऑफ 2027 फिस्कल एंड 2028 को 18 का पी मल्टीपल मिलने से आपको ये 24,000 का लेवल एकदम रॉक बॉटम प्राइसेस होते थे। तो 28 फरवरी के बाद अब बहुत कुछ ये डिपेंड होता है कि बेसिकली एक मिलिट्री रीसेट हो या डिप्लोमेटिक रीसेट हो। जो बातचीत हो रही है, जो हमें सुनने देखने को मिल रहा है, ऐसा लगता नहीं है कि कोई डिप्लोमेटिक रीसेट की गुंजाइश अभी तक तो है, चेंज हो सकती है। पर अगर ये मिलिट्री रीसेट होती है तो डेफिनेटली FY27 में हमको सप्लाई शॉक का एग्जैजरेटेड इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। इन्फ्लेशन में, आपकी ग्रोथ में, डिमांड डिस्ट्रक्शन, कंजम्पशन में कट, इन्वेस्टमेंट में डीले, सब्सिडीज बढ़ने वाली है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ने वाली है और इंडस्ट्रियल आउटपुट भी कम होने वाला है। तो इस सब का इम्पैक्ट आज की डेट में हम क्या एक्सट्रापुलेट कर सकते हैं फोर्थ क्वार्टर में? नहीं, फोर्थ क्वार्टर का नंबर्स आपका 7-8% का अर्निंग्स ग्रोथ निफ्टी 50 का आएगा, क्योंकि 28 फरवरी को शुरू हुआ है तो एक महीने में बहुत ज्यादा कोई इम्पैक्ट अपने को देखने को मिलेगा। बट फर्स्ट क्वार्टर के नंबर्स में डेफिनेटली अपने को देखने को मिलेगा अगर ये वॉर प्रोलॉन्ग होता है और नॉर्मलाइज। ये सिचुएशन को आप बेसिकली एक कोविड पीरियड की तरह समझ सकते हैं, जब सब कुछ सप्लाई चेन डिस्ट्रप्टेड था, इन्फ्लेशन थे। अभी तो एनर्जी पूरी डिस्ट्रप्टेड है, तो पूरी सप्लाई चेन में फीड इन हो रहा है। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू FY27 वॉश आउट ईयर हो सकता है एंड रीसेट आपका FY28 में ही देखने को मिले। आज की डेट में अभी तक हमें जो समझ में आता है कि
मार्जिन का इम्पैक्ट आपको फर्स्ट क्वार्टर में दिखेगा और 2027 की जो अर्निंग्स है वो एज ऑफ डेट 2% के करीब कट होनी चाहिए, जो हम नंबर्स अभी तक बनाए हैं। और जो कमेंट्री हमको सुनने को मिलेगी कॉर्पोरेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, फोर्थ क्वार्टर के नंबर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो आउटकम वॉर का रहता है, वो बहुत कुछ डिसाइड करेगा कि टोटल अर्निंग्स आउटलुक FY27 की क्या रहेगी। FY28 में अभी भी कोई रीसेट नहीं है, नॉर्मलाइज्ड ईयर समझते हैं, बट FY27 बहुत मुश्किल है ईयर इन टर्म्स ऑफ प्रेडिक्शन, जब तक ये रीसेट पूरी तरह प्ले आउट नहीं हो। ओके मनीष जी, गुड मॉर्निंग। श्रेया बात कर रही हूँ। तो क्वार्टर 1 के अर्निंग्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, उस पर तो नजरें रहेंगी, लेकिन सर क्वार्टर 4 अपडेट्स आए, ठीक ठाक अपडेट्स अभी तक आए हैं, तो ये जो गिरावट देखने को मिली है हमें अब बाजार में पिछले 1 साल से, और इनफैक्ट वॉर के बाद जिस तरीके से गिरावट आई है, तो मनीष जी आपको लगा है कि कोई ऐसा स्पेस जो एकदम कंफर्टेबल वैल्यूएशन पर आ गया है और आपने फ्रेशली वहां पर एक्सपोजर लिया हो, ऐसा कोई स्पेस जो आपको काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा हो अब? देखिए, जब हम बात करें वैल्यूएशन की, वैल्यूएशन अक्रॉस द सेक्टर्स गिरे और प्राइस डैमेज भी अक्रॉस द सेक्टर्स हुए। देयर इज नॉट अ सिंगल सेक्टर जो अक्टूबर 2024 के हाई के लेवल्स पर है, कोई सेक्टर नहीं है, सब सेक्टर्स में डैमेज है। सो अब ये है कि फोर्थ क्वार्टर के नंबर्स को मार्केट थोड़ा सा ओवरलुक करेगा और FY27 के नंबर्स को देखने की कोशिश करेगा। और अगर इस तरह का माहौल बरकरार रहता है, मिलिट्री रीसेट होती है, मिलिट्री इम्पोजिशन ऑफ रूल होता है, तो इन्फ्लेशन हमारे ऊपर हिट करेगा। सो मेटल्स, ऑब्वियसली मेटल्स, कमोडिटीज एक फेवर्ड आउट परफॉर्मिंग सेक्टर के रूप में सामने आएगा। दूसरा है आपका डिफेंस। सारी दुनिया में हथियार का होड़ शुरू है और इंडिया में भी होगा ही। दूसरे इन्वेस्टमेंट कट होंगे पर डिफेंस में एलोकेशन कट नहीं होगा, इम्पेटस काफी स्ट्रांग रहेगा। यहाँ भी वैल्यूएशंस काफी रीसेट हुए हैं। अब फॉसिल फ्यूल और एनर्जी अगर टॉकिंग पॉइंट है, तो इलेक्ट्रिक, एनीथिंग टू डू विद रिन्यूएबल, वेदर इलेक्ट्रिक बैटरीज, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ये सब एरियाज फोकस में रहेंगे। और कंजम्पशन, देखिए फोर्थ क्वार्टर के नंबर्स आपके कंजम्पशन के 10 से 12% ग्रोथ आपने को देखने को मिलेगा, बट दिस इज ऑन अ वेरी लो बेस ऑफ लास्ट ईयर। फोर्थ क्वार्टर FY25 कंजम्पशन का बेस बहुत कम था और अभी तक डिमांड में कहीं भी इंपैक्ट कंजम्पशन में देखने को मिला नहीं है। ये समझने वाली बात है कि कौन सी कंजम्पशन कंपनीज प्राइस को पास ऑन कर सकती है। तो जैसे कि मैं अभी थोड़े दिन पहले मोरबी में बात कर रहा था, वहां 80-90% यूनिट्स बंद हो गई। क्यों? क्योंकि गुजरात गैस जो गैस सप्लाई करता था 28 फरवरी के पहले 45 रुपये पर यूनिट में गैस आता था, अब 80 से 90 रुपये पर यूनिट पर गैस है। क्या ये अफोर्डेबल है? क्योंकि लोगों की इनकम तो इतने शॉर्ट टर्म में बढ़ी नहीं है। तो कौन सी सेक्टर्स और कंपनीज कंजम्पशन में अपने प्राइस को पास ऑन कर सकती है, वो सेक्टर्स मेरे हिसाब से आउट परफॉर्मिंग सेक्टर्स रहेंगे। अच्छा मनीष जी, ये अगर मैं प्राइस वाइज देखूं इस पूरे नाजुक फेज में, जब से ये वॉर शुरू हुई, पहला गोला गिरा से लेकर आज तक, प्राइस वाइज आईटी ने एक बहुत रीजनेबल पुल बैक दिया है। आईटी काउंटर्स में बाइंग विजिबल है। इस बीच अगर आप 2-3 जो घटनाएं हुई, चाहे वो एसेंचर के नंबर्स हों, चाहे वो कुछ कंपनियों द्वारा अच्छे कमेंट्स हों, जिसमें मेरे ख्याल से हैप्पीएस्ट माइंड था शामिल, आपका टेक क्या कह रहा है? क्या कैलकुलेटेड रिस्क आईटी में लेना चाहिए, 1-2 स्टॉक्स पे मिड कैप आईटी, या फिर आप मैनेजमेंट कमेंट्रीज का भी इंतजार करेंगे? नहीं, देखिए क्या है कि इन फोर्थ क्वार्टर में एआई का जो पूरा थीम पूरे ग्लोब में चल रहा था, एंथ्रोपिक की जो प्लगइन और क्लॉड की जो कोबोल को डिसरप्ट एंड ऑल ऑफ दैट, उससे एक जो डिसरप्शन पूरे आईटी सर्विसेज में आया था, उसमें इंडिया को भी इम्पैक्ट देखने को मिला था। अब क्या है, जब से ये वॉर शुरू हुआ है, ऐसा तो नहीं है कि एआई खत्म हो गया। एआई तो यहाँ पर रहेगा, इट विल स्टे। बट क्या है कि एनर्जी विच इज द बेसिक बिल्डिंग मटेरियल ऑफ एआई, ये अगर आपके डबल हो जाते हैं प्राइस में, जैसे कि आपने वॉरेन बफेट का इंटरव्यू एक सुना होगा CNBC US 31 मार्च के बाद, तो ये बोल रहे हैं कि 75% आपकी एनर्जी कॉस्ट बढ़ गई है जो एआई को फायर करेगी, और पूरे कंपनीज की अर्निंग्स मॉडल डिसरप्ट हो गई है। तो क्या इस एनवायरनमेंट में एआई जिस हिसाब से, जिस पेस से टेक ऑफ हो रहा था, क्या वो होगा? उनका डाउट है कि नहीं होगा। और इंडिया वाज ऑलवेज एन एंटी एआई प्ले।
और वैल्यूएशन तो 40 के पी से घटकर आपके 15-17 के पी में हो गए, मतलब फ्री कैश फ्लो यील्ड आपके 4 से 6% के बीच में हो गए। तो बेसिकली इंडियन आईटी कंपनी जीरो ग्रोथ बता रही थी और यहाँ इंडियन रुपी एक साल में 10% लुढ़क गया। तो वॉल्यूम टर्म्स में, डॉलर टर्म्स में ग्रोथ आपकी लार्ज कैप आईटी कंपनी में अभी भी 0 to 2% होगी और मिड कैप में थोड़ी सी ज्यादा होगी, 3 से 5% आप पकड़ लीजिए, पर जीरो तो नहीं हुई है। तो यहाँ पर एक डीप वैल्यू सामने आया। हमने जो करेक्शन है आईटी सर्विसेज में ओवरडू कर दी थी, बट क्या आप बोल सकते हैं ये स्ट्रक्चरल है? नहीं, ये बेसिकली एक टैक्टिकल है। बहुत ज्यादा गिर गए थे, अब यहाँ से पुल बैक है। और अगर ये वॉर अगर वापस कल ही खत्म हो जाता है, डिप्लोमेटिक रीसेट हो गया, वापस वो एआई का थीम वापस दुनिया में आएगा, फिर आईटी पर थोड़ी सी प्रेशर आएगी। तो टैक्टिकल वर्सेस स्ट्रक्चरल में ये एक टैक्टिकल प्ले होगा एज अपोज टू स्ट्रक्चरल करेंटली। ओके मनीष जी, ये आपका व्यू हो गया आईटी पर। अच्छा सर, कल एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है, आरबीआई पॉलिसी है और महंगाई चरम पर, जैसा कि आपने भी मेंशन किया, तो आरबीआई पॉलिसी से आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है सर? बहुत हॉकिश रहेगा कमेंट्री, और जो तथ्य हैं, जो वॉर की जो हार्ड ट्रुथ्स हैं, मेरे हिसाब से आरबीआई गवर्नर पूरे देश के सामने रखेंगे कि इंडिया इज अ पार्ट ऑफ द एंटायर ग्लोबल इकोसिस्टम। और साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, जहां फूड डिपेंडेंस ऑन फर्टिलाइजर, जो गैस, रॉ मटेरियल, या हमारी एनर्जी डिपेंडेंस वो इतनी ज्यादा है, और अगर ये प्रोलॉन्ग होता है वॉर, तो बेसिकली हमको भी हार्ड रियलिटी से अवगत होना पड़ेगा। और यही हॉकिश कमेंट्री आपकी आरबीआई की तरफ से रहेगी। कल तो मुझे नहीं लगता कि कोई रेट हाइक होगा या रेट कट होगा, बट आने वाले मॉनेटरी पॉलिसी में अगर सिचुएशन नहीं इंप्रूव होता है तो डेफिनेटली एक रेट हाइक की गुंजाइश है, रेट कट की तो कोई गुंजाइश है ही नहीं। इनफैक्ट इन्फ्लेशन आउटकम ऊपर की तरफ रीसेट होगा। जो आरबीआई टॉलरेंस लेवल है इन्फ्लेशन का, वो अगर ऊपर की तरफ रीसेट हो, और आज तो मॉनसून का भी प्रोडिक्शन थोड़ा सा नेगेटिव ही है कि 94% बिलो नॉर्मल होगा, तो ये सब बहुत अच्छी नहीं है सिचुएशन। कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऐसा लग रहा है कि सामने वाले साल में बढ़ने को जा रहा है। बिल्कुल, ये बात तो आपने बिल्कुल सही कहा, मॉनसून का जिक्र किया आपने। और एक बात और है, हम सब इस बात को लेकर बहुत खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं कि भाई बारिश हो रही है, अप्रैल के महीने में भी ठंडक है, बट सही मायने में फसल डैमेज भी है। यूपी के बहुत डिस्ट्रिक्ट्स में जो है ना, वो सर्वे शुरू कर दिया गया है ना। जितने भी लेखपाल हैं वो सर्वे कर रहे हैं कि कितनी कितनी क्रॉप डैमेज हुई है। अच्छा, दो चीज़ें और मैं पूछना चाहूँगा। मेटल्स का जिक्र हुआ मनीष जी, इस पूरे दौर में आपको क्या लगता है, क्रूड का किरदार क्या होगा वॉर के बाद या फिर अभी भी? अब आप क्रूड को जब ट्रेड करते हैं तो, सॉरी क्रूड कह रहा हूँ मैं, माफ़ी चाहूँगा अपने शब्दों के लिए, गोल्ड की टिप्पणी कर रहा था मैं। गोल्ड एक 50 की ट्रेजेक्ट्री में है अभी। गोल्ड से संबंधित ज्वेलरी कंपनियों को आप ट्रेड करते हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी को, उससे संबंधित आप गोल्ड फाइनेंस कंपनियों को ट्रेड करते हैं। गोल्ड पे आपका टेक क्या लग रहा है? देखिए, वॉर जैसे ही खत्म होगा, डॉलर का डिप्रिसिएशन शुरू हो जाएगा, और डॉलर डिप्रिशिएट होते ही गोल्ड और सिल्वर में वापस अपमूव आएगा। जब भी वॉर होता है तो डॉलर काफी स्ट्रांग हो जाता है, और डॉलर अगर स्ट्रांग हुआ तो प्रेशियस मेटल्स में एक डाउनवर्ड टिक होती है। इनफैक्ट सब मेटल्स में एक डाउनवर्ड टिक होती है, पर इंडस्ट्रियल मेटल्स में सप्लाई चेन अगर रुक जाती है तो आपकी फैक्ट्रियां बंद हो जाएगी। तो इसीलिए इंडस्ट्रियल मेटल्स अपटिक में रहते हैं, पर प्रेशियस मेटल्स जिसका कोई मतलब बहुत ज्यादा, कोई जैसे गोल्ड की कोई बहुत ज्यादा यूज नहीं है इंडस्ट्री में, पर सिल्वर की है, सो ये सब वापस एक अपटिक की तरफ बढ़ेंगे। ये सब राइट ऑफ सेक्टर्स या राइट ऑफ मेटल्स नहीं है। ये सब जो क्रिटिकल मिनरल्स जिसको हम बोलते हैं, वो जो एआई इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें काफी काम आने वाले हैं। एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, जर्मेनियम हो गया, ये सब बहुत रिक्वायरमेंट है। और मेरे हिसाब से तो 10 से 15% आपके पोर्टफोलियो हमेशा इन सब मेटल्स में रहनी चाहिए, पर्टिकुलरली गोल्ड एंड सिल्वर। और आज की डेट में तो बहुत अच्छा सुनहरा अपॉर्चुनिटी है कि आपकी गोल्ड एंड सिल्वर प्राइसेस करेक्ट हो रही है। जैसे ही वॉर खत्म होगा, डॉलर डिप्रिशिएट होगा और वापस ये सब ऊपर की तरफ जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। ओके, गोल्ड एंड सिल्वर एक अपॉर्चुनिटी अभी हो सकती है। बहुत शुक्रिया मनीष जी, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के इतने अच्छे तरीके से जवाब देने के लिए सर, अब बाजार को बेहतर तरीके से समझाने के लिए बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और निफ्टी लेकर आइए स्क्रीन पर। अभी क्या कर रहा है, स्थिति देखने क्या मिल रही है? अच्छी रिकवरी, अब रिकवरी यहाँ पर देखने को मिल रही है। मात्र 36 अंक नीचे रह गए हम निफ्टी में। लेकिन जुबिलेंट फूड लेकर आइए स्क्रीन पर। जुबिलेंट फूड आज का एक्सीडेंट ऑफ द डे है। काउंटर 7:30 पौने
8% डाउन आज के सेशन में। Q4 अपडेट आई, लेकिन अपडेट में ऐसा क्या आ गया जो स्ट्रीट को बिल्कुल नहीं पसंद आई, ये समझ लेते हैं आशीष से। आशीष, जुबिलेंट फूड आज का एक्सीडेंट ऑफ द डे। बड़ा एक्सीडेंट है, 8% नीचे आपको नजर आएगा और बहुत कमजोर अपडेट यहाँ पर देखने को मिला। Q4 के दौरान देखें तो जो लाइक फॉर लाइक ग्रोथ होती है इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ 0.2% है, जो कि अनुमान से काफी कम। अच्छा, बड़ी बात यह है कि Q4 में अगर आप इंडिया की रेवेन्यू देखें तो पिछले साल के मुकाबले सिर्फ 6% की बढ़त यहाँ पर देखने को मिली है और इसी के चलते जो ट्रांसलेट होता है सेल्स की डिक्लाइन, ये ऑलमोस्ट 1.5 से 2% के आसपास है। अब इसमें आप देखें तो काफ़ी हद तक ये एलपीजी क्राइसिस का भी प्रभाव है, क्योंकि 95% इनके जो स्टोर्स हैं ये एलपीजी के ऊपर निर्भर करते हैं। हालांकि अगर आप दूसरे क्यूएसआर से कंपेयर करके देखें तो उनकी निर्भरता एटलीस्ट करीब 20 से लेकर 45% आती है। तो जो दूसरे क्यूएसआर सर्विस प्रोवाइडर्स हैं ये थोड़े से स्वीट स्पॉट पर फिलहाल के लिए नजर आते हैं। लेकिन पूरे FY26 की भी बात करें तो 13% की ग्रोथ देखने को मिली, लेकिन जो एनालिस्ट का एस्टिमेट था ये 18% की ग्रोथ का था। वहीं अगर आप FY26 में देखें तो जो स्टोर एडिशन के आंकड़े कंपनी ने पेश किए हैं ये भी कुछ ज़्यादा खास उत्साहजनक नहीं है, बिल्कुल अनुमान के मुताबिक ही देखने को मिले। 69 स्टोर्स को ऐड किया गया और इसी के साथ जो टोटल स्टोर की संख्या है ये 3663 यहाँ पर देखने को मिली। लेकिन इंडिया ऑपरेशंस काफ़ी कमज़ोर। इंटरनेशनल ऑपरेशंस की बात करें तो यहाँ पर थोड़ी बहुत ठीक ठाक परफॉर्मेंस देखने को मिली, क्योंकि कंसोलिडेटेड रेवेन्यू 19% का इजाफा यहाँ पर देखने को मिला। जो इनके टर्की के ऑपरेशंस हैं इसमें लाइक फॉर लाइक ग्रोथ करीब 9% की देखने को मिली है पिछले साल के। अब इस स्टॉक में बड़ी दिक्कत की बात यह है और गिरावट का कारण भी यही है कि ये स्टॉक हाई ग्रोथ के लिए जाना जाता है, लेकिन अगर आप देखें तो इसकी जो वैल्यूएशन है ये काफ़ी ज़्यादा महंगी है। अब जब महंगे वैल्यूएशन पर ग्रोथ धीमी हो जाती है तो स्टॉक्स की हो जाती है पिटाई। 8% आपको नीचे नजर आएगा। कारण ये है कि अगर आप करंट मार्केट प्राइस से देखें तो ये 24 टाइम्स EV बाय एबिटा पर ट्रेड कर रहा है, तो वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, ग्रोथ होगी ये धीमी और नतीजा आपके सामने स्टॉक बड़ी गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है। बिल्कुल बड़ी गिरावट के साथ जुबिलेंट ट्रेड करता, 35 रुपये नीचे, 0.8% नीचे। पिज़्ज़ा के टुकड़े टुकड़े हो गए जनाब आज, है ना, एक इधर एक इधर एक इधर। आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए। मीनवाइल मार्केट्स एट डे हाई। मैं आपको मार्केट्स और इस प्राइस की एक महत्वपूर्ण जो किरदार है वो बताता हूँ और जो उसकी प्रॉपर्टी है। 928 हमारा सुबह का हाई था और 10 डे में आता है 938 पे, यानी ये 10 पॉइंट जिसने भी शॉर्ट किया होगा उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, या फिर जो 23,000 का कॉल राइटर है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके ऊपर एक शॉर्ट कवरिंग स्विंग टुवर्ड्स 23,000 23,055 पॉसिबल हो सकता है। तो निफ्टी अपने हायर एजेस को टेस्ट कर रहा है। मैं अपने स्क्रीन पे जो राइटिंग दिख रहा था 22,900 पे कॉल राइटिंग थी, बट वो कॉल राइटर्स के जोन के ऊपर और 10 डेमा को स्ट्राइक करता हुआ अपसाइड पॉसिबिलिटीज को बढ़ा देगा। राजेश पालवी एक्सिस सिक्योरिटी से जुड़ चुके हैं। राजेश जी, गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। कैसे अप्रोच कर रहे हैं आप आज के सेटअप को? आपके 2 ट्रेड्स क्या रहेंगे इस वक्त के? गुड मॉर्निंग वीरेन जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो देखिए, मार्केट वॉलेटाइल तो रहने वाला है और जिस तरीके का जियोपॉलिटिकल न्यूज़ फ्लो बना हुआ है मार्केट में, अभी भी जो एक एग्रेसिव बाइंग आनी चाहिए वो अभी तक एब्सेंट है मार्केट में। हालांकि हमने देखा कि लोअर साइड से एक अच्छी रिकवरी बनी है और 23,000 जो कि एक मेजर सप्लाई जोन है उसके आसपास ही हम अब ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो जैसा आपने भी बताया कि 23,000 23,050 ये एक लेवल है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर निफ्टी इसको क्रॉस करने में कामयाब होता है तो एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे प्ले आउट होते हुए दिख सकती है। अगर हम देखें वीकली ऑप्शंस एज वेल एज मंथली ऑप्शंस जहाँ पे मेजर कॉल राइटिंग एक्टिविटी 23,000 की स्ट्राइक पे अभी भी मौजूद है, तो हमें लगता है अगर ये लेवल का ब्रेकआउट होता है विद डिसाइसिव एक्शन तो आई थिंक यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग बनेगी एंड देन हो सकता है हम फिर 20 डे मूविंग एवरेज की ट्रेजेक्टरी की तरफ जो कि करीब 23,260-70 के आसपास है, वहां तक भी ये मोमेंटम एक्सटेंड होते हुए दिखेगा। बट ब्रॉडर मार्केट में जिस तरीके की रिकवरी बनी है पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में, वो एक हमें कॉन्फिडेंस देती है कि अगर हम यहाँ से 22,550 22,600 के ऊपर बने रहें इस ग्लोबल न्यूज फ्लो के चलते, जियोपॉलिटिकल न्यूज के चलते भी, तो हमें लगता है कि गोइंग फॉरवर्ड सीजनलिटी फैक्टर के चलते भी अगर हम देखें तो अप्रैल एक पॉजिटिव मंथ रहता है अगर हम हिस्टोरिकली लास्ट 15-20 साल का डेटा देखें, और एक काफी ओवरसोल्ड ट्रेजेक्टरी से हम एक बाउंस बैक यहाँ पे बनाते हुए दिख रहे हैं। तो हमें लगता है कि अगर
22,600 के लेवल को हम होल्ड आउट कर लेते हैं अगले कुछ दिन इस न्यूज़ फ्लो के चलते, तो हमें लगता है कि निफ्टी यहाँ से एक अच्छा अपमूव अनफोल्ड करेगा ड्यूरिंग द मंथ एंड हो सकता है 23,400 23,600 की तरफ भी हम बढ़ते हुए दिखे। तो जिनके पास भी लॉन्ग साइड के ट्रेड अभी 22,600 पोजिशनल बेसिस पे स्टॉप लॉस होल्ड करें एंड 23,000 के बाद और भी ट्रेडर यहाँ पे पोजीशन ऐड कर सकते हैं ब्रेकआउट के बाद। ट्रेड सेटअप के हिसाब से हमें लगता है यहाँ पे दो स्पेस अभी भी प्रॉमिसिंग लग रही है जहाँ पे बाइंग इंटरेस्ट बना हुआ है, एक फार्मा स्पेस और दूसरा यहाँ पे हम देखें तो मेटल स्पेस। ये दो स्पेस में कंटिन्यूटी ऑफ अप ट्रेंड है। तो फार्मा स्पेस से हमें यहाँ पे अरविंदो फार्मा पसंद आ रहा है, कंटिन्यूटी ऑफ अप ट्रेंड है। वीकली चार्ट पे देखें तो स्टॉक एक अप स्लोपिंग चैनल में ट्रेवल कर रहा है। यहाँ पे हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं टारगेट जो बन सकते हैं वो करीब 1400 से लेके 1420 की तरफ ये स्टॉक ग्रेजुअली बढ़ते हुए दिख सकता है। ऑन द डाउन साइड स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 1315 के आसपास। और मेटल स्पेस से हमें लगता है यहाँ पे जो स्टॉक बाय किया जा सकता है वो है हिंडाल्को। एक अच्छा अप ट्रेंड यहाँ पे देखने को मिला है, कंफर्टेबली अपने नियर टर्म शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर सस्टेन होते हुए दिख रहा है और हमें लगता है ये अपने प्रीवियस स्विंग हाई को अब निगोशिएट करते हुए देखने को मिलेगा अगले कुछ ट्रेडिंग सेशन में। तो यहाँ पे पोजिशनल ट्रेड लिया जा सकता है फॉर अपसाइड टारगेट ऑफ 1000। ऑन द डाउन साइड स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे करीब 920 के आसपास। ओके राजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। निफ्टी पर और मेटल्स पे कमेंट किया, हिंडाल्को पे आपने कमेंट किया। मेटल्स आईटी आज की सबसे मजबूत कड़ी, मार्केट से डे हाई। निफ्टी के लिए यकीन मानिए अगले 5, 10, 15, 20 मिनट बहुत क्रिटिकल है। ये एक्सपायरी डे है, राइटर्स होते हैं, शॉर्ट होल्डर्स होते हैं और हम आज के स्विंग हाई को और आज हम के 10 डेमा को हम बाइसेक्ट कर रहे हैं। याद रखिएगा सेकेंड कंसेक्यूटिव सेशन, लगातार दूसरे दिन अगर आप 10 डेमा पार करते हैं तो ये होगा फर्स्ट टाइम पोस्ट 25 मार्च। इसकी अपनी एक टेक्निकल डेफिनेशन है, खैर बात करेंगे उस पर। लेकिन अगर आपका कोई प्रश्न है ज़रूर पूछें CNBC आवाज़ के आज के पैनल से। और श्रेया और कंचन एक छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होंगे ट्रेडर्स हॉटलाइन लेके। नमस्कार।